सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइक सर हियर। और मैं आप लोग के एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन के पर्पज़ से ये जीएस और जीके का जो टॉपिक है, बेसिकली जो जनरल स्टडीज़ में हम लोग पढ़ते हैं वो आपके लिए लेके आया हो। बेसिकली हम लोग कैवेलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशन का प्रॉपर जितना भी सिलेबस है इसको कवर कराने की हम लोग इस प्लेटफॉर्म से आपके पास में कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कवर करूंगा आपका, वो हम लोग जीएस के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर ज्योग्राफी का पोर्शन मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ। कोशिश करेंगे बड़े क्विक रिवीजन टाइप के टॉपिक्स होंगे जो आपके रिवीजन पर्पजेस के लिए नियर बाई एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए एसेंशियल होंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एनालिसिस भी कराए जाएंगे, जिससे आप लोग को सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चले साथ साथ में, है ना। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग लगातार कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बात कर सकते हैं कि क्या क्या आप लोग को डाउट्स हैं, वो सब हम आपके लिए देंगे। ये बेसिकली सिलेबस है, सिलेबस से आप सब लोग पूरी तरीके से वाकिफ़ ही हैं, जानते होंगे। एनडीए सीडीएस का पूरा सिलेबस है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज का वेटेज लगभग 120 क्वेश्चंस का है। इन क्वेश्चंस को हम लोग कहाँ से आते हैं, कौन से जगह से आते हैं, उसको कवर करेंगे। वन बाय वन कवर करना है। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले जो पोर्शन उठा रहे हैं वो पोर्शन है आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के पोर्शन में हम लोग जो बेसिकली टॉपिक्स को कवर करते हैं उसका एक छोटा सा सिलेबस मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट्स में हम अपने ज्योग्राफी को क्लासिफाई करते हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन पहले उठा रहे हैं, इसके अंदर हम उससे भी पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन उठा रहे हैं। हम सबसे पहले जिन चैप्टर्स की बात करेंगे उसमें सोलर सिस्टम का चैप्टर है। सोलर सिस्टम के बाद में अर्थ है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर आएंगे आफ्टर दैट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, जिसके अंदर आपको इंडियन डिवीजन के अंदर रिवर्स, प्लेटो, तमाम तरीके के और भी बहुत सारी मिसलिनियस चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस है। एक एक करके हम लोग इन सब पर डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक 1 पे आ जाते हैं। जब हमने बात करी थी अर्थ की, तो बेसिकली अर्थ है क्या, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ को किस तरीके से हम लोग अगर देखें तो फॉर्म होने में और अब तक किस तरीके से हम जानते हैं, इस अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें बेसिकली डिस्कशन करना है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर दिखाई देता होगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर दिखाई दे रहा है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे एक डायग्राम अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का आपका एक डायग्राम क्रिएट होता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली ऐसे करके इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझते हैं। ये आपका सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, इसको हम लोग सरफेस बोलते हैं अर्थ का। और ये इंटीरियर, इंटीरियर की बात करें जहां हम लोग खड़े हुए हैं, जिस समय हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं, इसके नीचे अंडर दी अर्थ क्या क्या चीजें हैं वो सब यहाँ पे दिखाई जा रही है। जैसे अभी आपने वहां पे देखा था क्रस्ट था, अभी आपने देखा क्रस्ट था, उसके बाद में फिर वहां पे मेंटल था और फिर बाद में कोर था। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है अर्थ के इंटीरियर का। सबसे पहले क्रस्ट आता है, मेंटल आता है, कोर आता है, ऐसे हम उसको बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। और अप्रॉक्स इसकी जो अगर डिस्टेंस या डेप्थ में अगर हम लोग जाने की बात करें तो डेप्थ में बेसिकली माना जाता है 0 किलोमीटर से लेकर 100 to 200 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है। 100 to 200 किलोमीटर तक सिर्फ क्रस्ट है हमारा। क्रस्ट बेसिकली है क्या, तो कुछ नहीं, हम लोग इसको रॉक सरफेस बोल सकते हैं। क्या है ये, एक तरीके से रॉक सरफेस है। रॉक का मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है सॉलिड। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड। जो सॉलिड नेचर का हो, रॉक सरफेस हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, लिक्विफाई ना किया जा सके, वो सॉलिड सरफेस है हमारा। ये सरफेस हमारा कैसा है, सॉलिड है, जिसमें रॉक्स हैं प्रॉपर तरीके से। टाइप्स ऑफ रॉक्स है वो अलग है चैप्टर, हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। बट रॉक्स के बाद में जो हमें देखने को मिलता है ये प्रॉपर हमारा क्रस्ट होता है। ये क्रस्ट का सरफेस 100 to 200 किलोमीटर तक है। मेंटल की अगर हम लोग बात करें तो मेंटल जो है हमारा बेसिकली 2900 किलोमीटर अंडर दी अर्थ जाएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा। और लास्ट में कोर का जो सेक्शन है वो 6400 किलोमीटर तक जाके मिलता है। तो जो मैंने अभी डायग्राम आपके सामने ये बनाया, इसी डायग्राम को हम लोग अगर 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसका 3D स्ट्रक्चर है ये। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉप पोजीशन क्रस्ट की, फिर बिनीथ द
क्रस्ट, ये आपको मेंटल दिख जाता है, फिर उसके बाद में आपको कोर दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे क्लासीफाई किया जा सकता है। इसको मैंने इस तरीके से क्लासीफाई करके आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है कि हम लोग बेसिकली जो रॉक्स, जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है, इस सरफेस ऑफ द अर्थ को अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो ये रॉक है, ये सब चट्टाने हैं हमारी। इन चट्टानों के जो प्रॉपर तरीके से एक फॉर्म है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब हमारा क्या है? लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब बेसिकली स्टोन से होता है, तो स्टोन्स बेसिकली लिथोस्फीयर का पार्ट होते हैं। तो लिथोस्फीयर हमारा ये, इस लिथोस्फीयर के अंदर, इस सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक्स हैं। इन रॉक्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो रॉक्स है, इनके रॉक्स के अंडर में कुछ फोर्सेस लग रही हैं, बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ लगती हैं, जिसमें आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है। अच्छा, इंटरनल फोर्स क्या होती है? आप अंडर द अर्थ हो और अर्थ के अंदर से कोई फोर्सफुली चीज बाहर की तरफ आ रही है, ये इंटरनल फोर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोले कि लावा आता है बाहर, अर्थ के अंदर से मेंटल के फॉर्म में लावा बाहर आ रहा है। हम देख रहे हैं कुछ सीज्मिक वेव्स आती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, अर्थक्वेक्स हो गई, ये सारी की सारी इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रही हैं। कुछ होती है हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस बेसिकली बाहर, ऊपर से अगर कोई चीज जमीन की तरफ या अर्थ की तरफ अटैक करती है, या कहीं प्रेशर अर्थ की तरफ पड़ता है। जैसे हम लोग ने मिसाइल बनाई, बहुत सारे सिस्टम बनाए, और जब हम इसको जमीन के ऊपर डालते हैं, फेंकते हैं, या लोड पड़ता है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस जनरेट करता है। तो बेसिकली दो टाइप की फोर्सेस आपके अर्थ के ऊपर लग रही है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, हमने अभी पीछे देख लिया। और ये अंडर द अर्थ किस तरीके से गया है, उसके बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये सब बातें हमें पता कहाँ से चली। ये हमारा अर्थ ऐसा है, इसके इंटीरियर में ये सब चीजें, इसको बेसिकली कुछ सोर्सेज से हमें पता चला है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन की सोर्सेज में हमने सबसे पहले गोल्ड माइंस दिखी थी हमें साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका में कुछ गोल्ड माइंस थी। इन गोल्ड माइंस को जब खोदा गया, डिगिंग की गई इनकी, तो उन रॉक्स को खोदने के बाद में 3 से 4 किलोमीटर तक हम गए। 3 से 4 किलोमीटर के बियॉन्ड ह्यूमन नहीं जा पाया यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गोल्ड माइंस के अंदर। फिर उसके बाद में एक वॉल्केनिक इरप्शन, जमीन के अंदर से वॉल्केनो बन रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है। ये एक सोर्स है जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, रशिया के अंदर एक जगह है कोला सुपरडीप। ये कोला सुपरडीप बोरहोल करके एक जगह है। बेसिकली यहाँ रशिया के अंदर 12 किलोमीटर तक हम इसके अंदर चले गए। ये लोकेशन भी आपको मैप में दिख रही होगी। ये मैप के अंदर आप देखोगे, ये कोला की पोजीशन है जो हम लोग को रशिया के अंदर बेसिकली देखने को मिलती है। तो कोला सुपरडीप नाम की जगह, यहाँ पे हम लोग डिगिंग करते करते लगभग 11 से 12 किलोमीटर तक आप जा चुके। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये तो डायरेक्ट सोर्सेज हो गई कि हमें डायरेक्टली पता चल गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये चीज़। अच्छा, इनडायरेक्ट सोर्सेज भी कुछ हो सकती है, जैसे माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग करते हैं हम लोग, अर्थ के इंटीरियर से बहुत सारे खनिज या फिर एलिमेंट्स निकालने की, रिसोर्सेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली हम अंदाज़ा लगा रहे हैं इसके। डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, जब जितना नीचे जाओगे अर्थ के अंदर, डेंसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी? डेंसिटी उसी मटेरियल की इंक्रीज करती चली जाएगी डेप्थ के साथ में। ऐसी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है, प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। आप मान लो ना, जैसे आप एक हॉल ले लो, हॉल को अगर क्लोज वेसल में कर दो, सब बंद कर दो, सारी चीज़ें अंधेरा कर दो, तो थोड़े समय बाद हमें सफोकेशन होने लगेगा। थोड़ा अंधेरे से क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर में हम खुद पिघलना शुरू हो जाएंगे, मतलब बेसिकली स्वेटिंग वगैरह होती है, पानी वगैरह बहना शुरू हो जाता है बॉडी से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जितना क्लोज वेसल रखते हैं टेम्परेचर उतना। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अर्थ देखो कितना ज्यादा क्लोज्ड है। वहां तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाओगे और अंधेरा है, और ज्यादा सब सराउंडिंग बंद है, एयर का किसी भी तरीके का वहां पे फॉर्मेशन या फिर एयर का ट्रांसफर नहीं है। तो जितना अंदर जाओगे भाई टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीजें भी इसका है। अच्छा, मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स हम लोग सोलर सिस्टम वगैरह में पढ़ेंगे, वो भी इसका एक सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड और सीज्मिक एक्टिविटी। सीज्मिक एक्टिविटी का मतलब जो हमारी भूकंप की तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स जो आती हैं बेसिकली, उन अर्थक्वेक वेव्स को बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी एनोमली, ठीक है, ग्रेविटी एनोमली भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके ग्रेविटी एनोमली में ऐसा समझ लीजिए, एनोमली का मतलब बेसिकली होता है, हम सोचते तो हैं ऐसा होना चाहिए बट वैसा होता नहीं। जैसे हम देखते हैं अगर अर्थ को तो हमें लगता है ये तो यार सर्कुलर है, वैसा हो सकता है, बट यह नहीं, ये तो इलिप्टिकल शेप में, ऐसे वाले शेप में, इस तरीके का शेप है इसका। तो होना तो वो चाहिए था लेकिन हो ऐसा गया। तो बेसिकली पोल से पोल की डिस्टेंस हो गई, इक्वेटर से इक्वेटर की जो डिस्टेंस हो गई, इसके बेसिस पे जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक रीजन बनता है जिससे हमें पता चलता है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पे एक सी नहीं है, तो इसका एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो आपका ये सोर्स है,
जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, स्ट्रक्चर लिथोस्फीयर मैंने बताया, टॉप लैंड मास हमारा स्ट्रक्चर किसका कैसा है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में रॉक्स, इस तरीके की चीज़ों का फॉर्मेशन है, रॉक्स वगैरह हमारे हैं। रॉक्स को अगर बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है तो मैंने बताया आपको ऐसे क्रस्ट, मेंटल और कोर में क्लासिफाई किया जाता है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये हमारा कोर है, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्टेंस भी बताई, 100 से 200 किलोमीटर में क्रस्ट है, फिर 2900 किलोमीटर में हमारा मेंटल है, और लास्ट में हमारा कोर आ जाता है जो 6400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इस बात को भी समझ लीजिए, यहीं पे ये बात भी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ आगे काम आएगी। ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका अर्थ का। ठीक है, अर्थ के अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये वाला जो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है। बेसिकली क्रस्ट जो है हमारा रॉक है, इस रॉक के ऊपर ही हमारा ओशन है। ओशन के ऊपर ओशन नहीं होगा, रॉक के ऊपर ओशन होगा। एक क्रस्ट है बेसिकली, यहाँ हमें ऊपर सी दिखती है या ओशन दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे इसके ऊपर माउंटेन्स दिखाई देते हैं। तो ये माउंटेन्स, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है अर्थ का, इस तरीके से ये अर्थ हमारी दिखाई दे रही है। ये अर्थ का एक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, उस तरीके का अर्थ है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम लोग डिवीजन करें इसका कि क्रस्ट, मेंटल और कोर किस किस तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं, तो क्रस्ट बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे क्रस्ट लिखा, तो आप इस क्रस्ट को दो तरीके से क्लासीफाई कैसे कर सकते हो, आप इस क्रस्ट को क्या करोगे, ऐसे करके काट दो बीच में से। एक आपका हो जाएगा अपर क्रस्ट और एक आपका हो जाएगा लोअर क्रस्ट। ठीक है, एक अपर क्रस्ट बन जाएगा, एक लोअर क्रस्ट। ऐसे मेंटल को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक अपर मेंटल बन जाता है और एक हमारा बन जाता है लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और सेम कोर में होता है, ये आउटर कोर बन जाती है हमारी और ये बन जाती है इनर कोर। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है कोर का हमारा, क्रस्ट, मेंटल और कोर का। इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो आपको कुछ अलग से दिखाता हूं मैं किस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बना के इसको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं। अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये मेरा क्रस्ट बन जाता है, ये मेरा मेंटल बन जाता है और ये मेरा कोर बन जाता है। यही हमने देखा अभी तक, क्रस्ट, मेंटल और कोर बन जाता है। फिर मैं अगर इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये मेरा अपर क्रस्ट बन जाता है, ये मेरा लोअर क्रस्ट बन जाता है। इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ये अपर मेंटल बन जाता है, ये लोअर मेंटल बन जाता है। इसको और ऐसे डिवाइड कर दूं, ये आउटर कोर बन जाती है और ये इनर कोर बन जाती है। ऐसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को ये चेक करना होता है कि ये प्रॉपर तरीके से क्रस्ट, मेंटल और कोर बन कौन कौन से एलिमेंट से रहे, कौन से एलिमेंट्स के फॉर्मेशन से हो रहा है। जैसे जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारी अंडर द अर्थ में प्रेजेंट है जो टेम्परेचर को लगातार बढ़ा के रखते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर, इंटरनल ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जैसे आप लोग मान सकते हो यूरेनियम एक एग्जाम्पल हो सकता है, थोरियम एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके इंटरनल ऑफ द अर्थ को टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ऐसी क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले सियाल की, सियाल पाया जाएगा आपका क्रस्ट में। जब सियाल की बात करते हैं तो बेसिकली ये मतलब है, इससे होता है सिलिकॉन और Al4 होता है एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है आपका सीमा। ठीक है, यहाँ पे अगेन फिर सिलिकॉन आ जाता है और Ma4 आ जाता है मैग्नीशियम। कोर में पाया जाता है आपका नाइफ। नाइफ की बात करें तो ये निकल हो जाता है और ये हो जाता है आपका फेरस। ठीक है, ये कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को इस तरीके से बना रहे हैं। इस तरीके का हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ दिखाई देता है। तो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर का फॉर्मेशन है। होता क्या है कि यहाँ पे जब क्रस्ट से क्रस्ट की तरफ जाते हैं, मेंटल से मेंटल की तरफ जाते हैं, तो बीच में ये जो लाइन आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है, ये लाइन कुछ नहीं है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी का। ये कौन सी लाइन है?
डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि कोई भी चीज कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कोई भी चीज इनफाइनाइट चली जाएगी, कहीं ना कहीं तो रुकेगी वो चीज। ऐसे जब दो लेयर्स आपस में डिवाइड होती है तो उसमें बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रस्ट है और इसको मैं अगर मेंटल मान लूं, तो जब ये क्रस्ट के ऊपर मेंटल आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके बीच में एक लेयर आएगी ऐसे करके, तो ये लेयर से ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो क्रस्ट के बाद एक लेयर और लेयर के बाद में फिर मेंटल आएगा, या फिर आप क्रस्ट ऊपर मान लीजिए, बीच में लेयर और नीचे मेंटल मान लीजिए, ये एक आपका फॉर्मेशन होता है। और इसमें ये वाला जो आप नीचे की ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन कुछ नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी है, इसी को हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। तो क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर पे जाने पे हमें लगातार डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी है मोहस डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम है बेसिकली, हम ओवरऑल इस डिसकंटिन्यूटी को मोहस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने ओवरऑल जिन्होंने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी आती है, देखिए किस किस के बीच में होगी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसको एक नाम क्या दिया जाता है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही जब इसकी लाइन पे आया तो यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही होगी आपको। अब ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी है। जब ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी होती है तो इसको नाम ही दे दिया जाता है मोहस डिसकंटिन्यूटी। जो हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं, यहाँ पे नाम क्या दे दिया जाएगा, मोहस डिसकंटिन्यूटी दे दिया जाएगा। इसके बाद में ये अपर मेंटल से हम लोग लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं, फिर एक डिसकंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है, और इस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग नाम अब जो दे देंगे, वो नाम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा आपका रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। इस रैपिटी डिसकंटिन्यूटी के बाद अगेन फिर आपको अब एक लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, जो अब लोअर मेंटल से जा रही है आउटर कोर की तरफ, और जब लोअर मेंटल से आउटर कोर की तरफ ये लाइन जाती है तो हम लोग अगेन फिर इसको डिसकंटिन्यूटी का नाम देते हैं, और ये डिसकंटिन्यूटी का नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब ये डिसकंटिन्यूटी की लाइन आउटर कोर से इनर कोर की तरफ जाती है, आउटर कोर से इनर कोर की तरफ आने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये 5 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको इस पूरी के पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखने को मिलते हैं, क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर। और जब हम इन तीनों प्रोसेस पे गए तो हमें हर जगह एक डिसकंटिन्यूटी दिखाई दी। ऐसी 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी हमें इस पूरी लेयर्स में दिखाई देती हैं, जिसमें आपको 4-5 नाम याद रखने हैं। पहला कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, दूसरा मोहस डिसकंटिन्यूटी, तीसरा रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, फिर गुटेनबर्ग और फिर लेहमैन। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, और इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन मैं यहाँ से काट लेता हूँ, बस इतना सा काट लेता हूँ। अगर मैं इसको अपर मेंटल बोलना हो तो मैं इसको बोल दूंगा आउटर मोस्ट अपर मेंटल। आउटर मोस्ट, ये वाला थोड़ा आउटर मोस्ट वाला पार्ट है। और जब मैं तीनों को मिला लूं, ये अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट प्लस हमारा आउटर मोस्ट अपर क्रस्ट, ये तीनों चीजें यहां से लेके यहां तक की, ये मिलके कहलाती है हमारा लिथोस्फीयर। यही है हमारा लिथोस्फीयर। जिस लिथोस्फीयर की बात हमने क्लास के स्टार्ट में की थी कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, हम लोग लिथोस्फीयर या सरफेस ऑफ द अर्थ को पढ़ते हैं, तो ये वही लिथोस्फीयर है जिसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझ आ गया होगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट टाइम पे होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।